एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 391 कठिन निर्णय। घूमने के लिए बाहर गया था, जैक ने सहज स्वर में उत्तर दिया। हालांकि बहाना स्पष्ट रूप से कमजोर था, लेकिन किसी ने उसे इसके लिए नहीं बुलाया। जैक के हाल के संघर्षों ने उन सभी को सहानुभूतिपूर्ण महसूस कराया था। शैडो ट्रायल से लौटने के बाद जैक ने किसी तरह अपनी शक्तियां खो दी थीं। यह उसके लिए एक विनाशकारी झटका था। फेलिक्स और आथा ने कभी कभी उसे रोते हुए देखा जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा है। उसका समर्थन करने के लिए उन्होंने उसके करीब रहने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी उन्होंने उसे जगह दी, जैसे कि अब उसकी जगह का सम्मान करते हुए। तुम पिछले हफ्तों से कहाँ थे? जैक ने पूछा, उसकी आवाज़ में शांत निराशा थी। और तुम अंदर क्यों नहीं आए? हर कोई तुमसे मिलकर खुश होगा। जैक ने नियो को देखा, अपने हाथों में बेल्जेबब को सावधानी से पकड़े हुए, जबकि कैटरपिलर बड़बड़ा रहा था और छटपटा रहा था, उसके गोल शरीर से सूप टपक रहा था। नियो स्पष्ट रूप से बड़ा हो गया था। वह एक सिर लंबा लग रहा था और उसकी त्वचा में एक स्वस्थ चमक थी। ये ठीक है, मेरे पास समय कम है और वे थके हुए हैं। उन्हें आराम करने देना बेहतर है। जब वे बात कर रहे थे, नियो ने जैक के शरीर को स्कैन करने के लिए अपने इरादे का इस्तेमाल किया। उसे शून्य तत्व के जागरण का कोई निशान नहीं मिला। जैक भविष्य में अपने नेक्रोमेंसी के साथ शून्य तत्व का उपयोग कर रहा था, जिसे स्फिंक्स ने मुझे दिखाया, नियो ने सोचा। ये कैसे संभव है? जैक शून्य द्वारा भ्रष्ट है, लेकिन वह शून्य छाया तत्व की नकल है, भले ही वह 100% सिंक्रो दुनिया से आया हो। नियो ने भौहें सिकोड़ी। जरूर, नकल किया गया शून्य उसके कोर को भ्रष्ट कर सकता है और उसकी शक्तियों को खो सकता है, लेकिन यह वास्तविक शून्य तत्व को जगाने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उसके पास शून्य आत्मीयता नहीं है। छाया तत्व उसे यह नहीं दे सकते। जैक की स्थिति स्क्रीन में शून्य आत्मीयता थी, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड ने उसे भविष्य में इसका उपयोग करते हुए देखा था। आकाशिक रिकॉर्ड में 100% सिंक्रो शैडो वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। यह उन दुनियाओं से जुड़ी हर चीज़ का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था, खासकर तब जब वे पृथ्वी से जुड़ी नहीं थीं। रिकॉर्ड ने मान लिया होगा कि जैक ने वहां से जो शून्य आत्मीयता प्राप्त की थी, वह वास्तविक थी। लेकिन ये स्पष्ट नहीं करता कि जैक ने उस दृष्टि के अंदर शून्य आत्मीयता का उपयोग कैसे किया। और आकाशिक रिकॉर्ड इतनी सरल गलती कैसे कर सकता है? भले ही आकाशिक रिकॉर्ड ने सोचा हो कि जैक को शून्य आत्मीयता प्राप्त हुई है, लेकिन उसे दूसरों के भविष्य का पूर्वानुमान लगाना चाहिए था और महसूस करना चाहिए था कि जैक में कोई शून्य आत्मीयता नहीं है। जैक का भविष्य और दूसरों का भविष्य पहेली के गलत टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करने जैसा होता। भविष्यवाणी किए गए भविष्य का विषन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि टुकड़े फिट नहीं हुए। लेकिन एक विषन था। नियो ने इसे देखा। इसका मतलब था कि जैक का शून्य संबंध होना हर किसी के भविष्य में एक सुसंगत विवरण था, जिससे आकाशिक रिकॉर्ड को विश्वास हो गया कि यह सही भविष्य था। ऐसा कुछ तभी हो सकता है जब जैक को उसका शून्य संबंध किसी दूसरे स्रोत से मिला हो और आकाशिक रिकॉर्ड को इसका एहसास न हो। नियो की आंखें सिकुड़ गईं। ये पहले से ही मानता था कि जैक को छाया दुनिया से शून्य संबंध मिला है और इसने ऐसे ही भविष्य की भविष्यवाणी की थी। 2 और 2 को एक साथ जोड़कर यह मानने का कोई कारण नहीं था कि जैक को उसका शून्य संबंध कहीं और से मिला है। नियो के विचार मंथन में उलझ गए। जैक को शून्य संबंध किसने दिया? नियो विचारों में खोया हुआ था जब जैक की आवाज़ ने चुप्पी को तोड़ा। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि तुम किसी गंभीर बात के बारे में सोच रहे थे। नियो ने पलकें झपकाईं, जैक की ओर मुड़ा, जो कुछ कदम दूर खड़ा था। क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ? क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति तुमसे मिलने आया था? नियो ने पूछा। नहीं, जैक ने उलझन में उत्तर दिया। उसके हाव भाव से यह स्पष्ट हो गया कि उसे नहीं पता था कि नियो किस बारे में बात कर रहा था। इस बारे में भूल जाओ, नियो ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। मैं तुम्हें उत्खनन मिशन के बारे में बताने आया हूँ। इसके बारे में क्या? जैक ने थोड़ा सीधा होते हुए पूछा। तुम लोग असफल हो जाओगे और आथा और तुम दोनों को छोड़कर सभी मर जाएंगे। जैक के हाव भाव सख्त हो गए, लेकिन उसकी आंखों में कोई आश्चर्य या डर नहीं था। मैं समझ गया। जैक के शब्द रुक गए। तुम लोग असफल हो गए क्योंकि तुमने मंगल ग्रह पर सील गलत तरीके से खोली, नियो ने समझाया। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम्हें यकीन है? जैक ने पूछा। मुझे इस बारे में यकीन है। जहां तक सील खोलने की सही विधि की बात है, ईमानदारी से कोई नहीं जानता। तो तुम लोगों को अपनी शून्य आत्मीयता को जगाना होगा और इसे मृत्यु के साथ अराजकता के रूप में धीरे धीरे सील को दूषित करने और इसे सफलतापूर्वक तोड़ने के लिए उपयोग करना होगा। ये कम से कम सिद्धांत रूप में इस तरह से काम करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो सील हटाने की कोशिश मत करो, नियो ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम लोग कौन हो? आथा और तुम? आथा के पास शून्य संबंध है? जैक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसके पास है, नियो ने पुष्टि की और उसने सोचा। उसे एक आदर्श योद्धा बनने के लिए पाला गया था। बेशक, उसके पास शून्य है।
नियो ने जैक को कुछ और चेतावनियां दी। सावधान रहो, नियो ने आखिरकार एक छोटी सी उत्साहवर्धक मुस्कान के साथ कहा। वह जाने ही वाला था कि जैक ने अचानक उसे पुकारा, नियो, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। नियो रुक गया और पीछे मुड़ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगर हम असफल होते हैं और मंगल उग्र हो जाता है तो हमें उसे वश में करने के लिए किसी की ज़रूरत होगी। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ समझा रहा हूँ। मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसे संभाल सकते हो। यह मेरे लिए असंभव है। जैक की आवाज़ लड़खड़ा गई और उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। शैडो विंडो और शैडो वर्ल्ड, दोनों जगहों पर उसने मदद के लिए कुछ नहीं किया था। इससे भी बदतर, उसने और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। क्या होगा अगर मैं फिर से कोई गलती करूं? मैं संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। तो मजबूत बनो, नियो ने जैक को बीच में टोका। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो सील मत हटाओ या मेरे भाई से मदद मांग लो। वह तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिलवाएगा जो मंगल के कहर को रोक सके। जैक के जवाब देने से पहले नियो ने अपना शैडो जंप स्पेल सक्रिय कर दिया। उसका फिगर एक पल में छाया में विलीन हो गया और वह बिना एक और शब्द कहे गायब हो गया। जैक वहीं अकेला खड़ा था। मुझे उम्मीद है कि मैंने उसे इस तरह धक्का देकर सही काम किया, नियो ने सोचा। जितना वह मदद करना चाहता था, नियो समझ गया कि यह कुछ ऐसा था जिसे जैक को खुद ही दूर करना था। उसे अपने 2 पैरों पर वापस खड़ा होना था। वह वास्तव में बात करना नहीं जानता है, जैक ने हंसते हुए कहा। वह समझ गया कि नियो के इरादे अच्छे थे। अब मुझे सभी को ये खबर बताने का कोई तरीका खोजना होगा। उसने एक आखिरी बार देखा कि नियो कहाँ गायब हो गया था और कैफेटेरिया में वापस आ गया। तुम पहले ही वापस आ गए हो? आथन ने पूछा। क्या तुम नियो के साथ थे? फेलिक्स ने अचानक संकुचित आंखों से पूछा। जैक उसके अनुमान की सटीकता से हैरान था। मैं था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वेनिथ ने मुझे बताया, फेलिक्स ने जवाब दिया। सांप की आत्मा, जो केवल उसे ही दिखाई दे रही थी, उसके कंधों पर आलस से लिपटी हुई थी। वह हमसे मिले बिना क्यों चला गया? उसने कहा कि वह व्यस्त था। उसके शब्दों ने समूह के मूड को खराब कर दिया। भोजन की गर्माहट अब कम आरामदायक लग रही थी। ये स्पष्ट था कि नियो फिर से किसी खतरनाक काम में शामिल था। वह उनसे इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे चिंता करें। अगर यह पहले होता तो फेलिक्स और अन्य लोग नाराज हो जाते। वे ये जानना चाहते कि नियो ने उन्हें क्यों नहीं बताया कि वह क्या कर रहा था और जोर देकर कहते कि वे मदद कर सकते हैं। लेकिन अब यह संभव नहीं था। वे नियो के साथ खड़े होने के लिए बहुत कमज़ोर थे। अगर वे उसकी मदद करने की कोशिश करते तो वे सिर्फ बोझ बन जाते। यह एहसास उन्हें चुभ गया। इसने उनके दिलों में कड़वाहट पैदा कर दी। जैक ने भारी माहौल को देखा और इसे बदलने का फैसला किया, अपने चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। मुझे नहीं लगता कि यह कुछ खतरनाक है, उसने कहा। प्रोफेसर अन्ना को याद है? वह भी छुट्टी पर हैं। फेलिक्स की आंखें फिर से उस पर टिक गईं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मॉरिगन ने हमें बताया कि नियो उससे मिला था। उसने उसे एक आलीशान खिलौना खरीदा, जैक ने शरारती भाव से कहा। हे, मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वे जरूर साथ में कहीं गए होंगे। कहीं वे कर सकते हैं। जैक चुप हो गया। उसकी जानकार मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसके इस इशारे ने दूसरों को अजीब, उलझन भरी नज़रों का आदान प्रदान करने पर मजबूर कर दिया। शॉन और नाथन के चेहरे पर शर्मिंदगी की हल्की लाली छा गई। आथन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपना गला साफ किया। मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर अन्ना किसी छात्र के साथ शामिल होंगी। वह ऐसी नहीं लगती जो ऐसा करेगी। नहीं, मुझे लगता है कि जैक सही है। उन दोनों के बीच हमेशा एक दूसरे के प्रति अजीब व्यवहार रहता था। इसके अलावा आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन प्रोफेसर अन्ना हमेशा नियो के पक्ष में पक्षपाती थी, फेलिक्स ने कहा और फिर सोचा। एस रैंक मिशन स्लॉट प्रतियोगिताओं के दौरान भी प्रोफेसर अन्ना प्रिंसिपल के खिलाफ गईं और हमारे नियो का पक्ष लिया। समूह उत्साह से आपस में कानाफूसी करने लगा। पहले का तनाव दूर हो गया, उसकी जगह गपशप की हल्की फुल्की व्याकुलता ने ले ली। जैक खुद से खुश होकर उत्सुकता से आग में और घी डालने लगा। अपने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए अन्य सुरागों को याद करते समय उसके हाव भाव अतिशयोक्तिपूर्ण थे। उसे पता था कि नियो बाद में उसे पूरी तरह से पीटने वाला है। उसने भविष्य की समस्याओं को भविष्य के लिए छोड़ देने और अभी मौज मस्ती करने का फैसला किया। जब मॉरिगन ने जोर से चम्मच नीचे रखा तो वे अचानक बात करना बंद कर देते हैं। इससे तेज आवाज आती है। मेरा पेट भर गया है। मैं अब ट्रेन में जाऊंगा। मॉरिगन बिना एक और शब्द कहे चला गया। समूह स्तब्ध चुप्पी में रह गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फेलिक्स ने चौंकते हुए चेहरे से कहा। उसकी चौड़ी आंखें दरवाजे की ओर दौड़ी। मुझे मत बताओ कि वह ईर्ष्या कर रही है। ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। हम मॉरिगन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि वह नियो की मंगेतर बनने का कारण भी भोजन ही था, क्लारा ने कहा। उसने मॉरिगन की गायब होती पीठ को देखा और आगे कहा।
मुझे लगता है कि उसे चिंता है कि अगर प्रोफेसर अन्ना और नियो के बारे में खबर सच है तो उसका मुफ्त खाना मंगेतर का टिकट गायब हो जाएगा। उसे ईर्ष्या होने का कोई तरीका नहीं है। क्यों नहीं? शायद उसे उस पर क्रश था। कोई भी समझदार व्यक्ति उस पागल पर क्रश नहीं करेगा। क्लारा ने अपनी आंखें घुमाईं। उनकी पहली सार्थक बातचीत नियो द्वारा मॉर्गन को पकड़ना और एक चट्टान से नीचे कूदना था। हाँ, फेलिक्स ने उस दिन को याद करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम। नियो को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है? उसने अपने सिर को हिलाकर विचार को खारिज करने से पहले चारों ओर देखा। उसने अपने सामने के काम पर ध्यान केंद्रित किया। उसके सामने छोटी सी दुकान के दरवाजे के ऊपर एक टिमटिमाता हुआ नियॉन साइन था। उसने अंदर जाकर एक बहुत बड़ा सिंगिंग सेट खरीदा और डिवाइस पर डाउनलोड किए गए हजारों गाने भी खरीदे। दुकानदार ने उसे अजीब नज़र से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और जल्दी से लेन देन पूरा कर दिया। जब उसने उसे ये चीज़ें दी तो उसकी शैडो स्पेस में मौजूद एंजल वेलकारिया ने तुरंत ही शिकायत कर दी। संगीत सेट की सामग्री शून्य प्रतिरोधी सामग्री से नहीं बनी है। ये जल्द ही टूट जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने शून्य आत्मीयता को नियंत्रित करना सीखो। तुम हमेशा इसे सभी दिशाओं में उड़ाते रहते हो जैसे कि कल नहीं है, नियो ने कहा। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते और संगीत सेट टूट जाता है तो मैं तुम्हारे लिए और नहीं खरीदूंगा। भाड़ में जाओ, कमीने। मैंने कुछ ऐसा मांगा था जो मेरा मनोरंजन करे, कोई प्रशिक्षण उपकरण नहीं, वेलकारिया ने चिढ़कर चिल्लाया। यदि तुम इसे नहीं चाहते हो तो मैं इसे वापस ले लूंगा। भाड़ में जाओ। नियो ने वेलकारिया के साथ मामला सुलझाने के बाद शैडो स्पेस छोड़ दिया। वह ये सोचकर हंस पड़ा कि एंजल एक ऐसे उपकरण की परवाह कैसे करेगा जो उसके आकार का 10वां हिस्सा भी नहीं था। वह महाद्वीप के सबसे दक्षिणी बिंदु की ओर बढ़ने लगा। शैडो जंप स्पेल ने उसे तेज गति से यात्रा करने की अनुमति दी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। 1 घंटे बाद वह रुक गया। ये काम नहीं करेगा। मेरी वर्तमान गति से मुझे गंतव्य तक पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। नियो के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। अगर वह एलिजाबेथ को बचाना चाहता था तो उसे तेज होना चाहिए था। उसने अपना ग्रिम रीपर बैज निकाला और उसमें बोला, सेरबेरस, क्या तुम वेल्डोरा को बता सकते हो कि मैंने उसे बुलाया है? बैज हिल गया, मानो सिर हिला रहा हो। उसकी हल्की कंपन उसकी हथेली में गूंज रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अगले शहर में ऊंची पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ गया। अगर वेल्डोरा किसी शहर के अंदर पहुंच गया तो यह एक आपदा होगी। जैसे ही नियो पहाड़ की तलहटी के पास एक समाशोधन पर पहुंचा, बैज चमकने लगा। उसमें से एक हल्की काली रोशनी निकली जो आसमान को चीरती हुई निकल रही थी। जैसे ही वह आकाश से टकराए, वह टूटकर बिखर गई, टूटे हुए कांच की तरह बिखर गई और फिर एक घुमावदार काले पोर्टल में बदल गई। छायाएं पोर्टल के किनारों पर नाच रही थीं, जैसे कि एक दमनकारी उपस्थिति हवा में भर गई हो। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ जिसने धरती को हिला दिया, वेल्डोरा पोर्टल से नीचे उतरा। उसके विशाल रूप ने सूरज को ढक दिया। मुझे कहीं जाने के लिए आपकी मदद चाहिए, नियो ने कहा जब वेल्डोरा एक जोरदार प्रभाव के साथ उतरा। उसके वजन के नीचे जमीन कांप उठी। ड्रैगन ने अपना सिर नीचे किया, उसके सामने झुक गया। यह मेरी खुशी होगी, राजकुमार। कुछ क्षण बाद वेल्डोरा नियो को अपनी पीठ पर लेकर आसमान में उड़ गया। पिछली बार की तरह तेज हवाएं नहीं चल रही थीं और नीचे की दुनिया हरे और भूरे रंग के धुंधलेपन में बदल गई। प्राचीन ड्रैगन की गति आश्चर्यजनक थी। हमें इस गति से केवल 1 घंटे की आवश्यकता है, नियो ने सोचा। मैं एक पैरागॉन हो सकता हूं, लेकिन मेरी लड़ाकू शक्ति शुरुआती एक साल्टिड के आसपास होनी चाहिए। उसने अपने नीचे विशाल रूप को देखा। वेल्डोरा भी उच्च पद पर है। हम दोनों लगभग एक ही पद पर हैं, लेकिन हमारी ताकत में दिन और रात जैसा अंतर है। उसे उस दूरी को तय करने में केवल 1 घंटे का समय लगता है, जिसे तय करने में मुझे कई दिन लग जाते। नियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी सांसों को स्थिर किया और वेल्डोरा की पीठ पर ध्यान लगाया। ड्रैगन के पंखों की लयबद्ध धड़कन सुखदायक थी। उसने स्फिंक्स द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ना शुरू किया। इसमें उसे बताया गया था कि ओबिट्स को एक पूर्ण पवित्र खजाने में कैसे बदला जाए। अपनी विश्व ऊर्जा को सार में संघनित करें, निर्देश में लिखा था। उस सार को अपने पवित्र खजाने के साथ तब तक मिलाएं जब तक कि वह पूरा न हो जाए। नियो ने जानकारी को फिर से पढ़ा। क्या ये बहुत सरल नहीं है? मानो उसके संदेह का जवाब देते हुए एक चंद्रमा का इरादा सीधे उसके दिमाग में बोला। इसके शब्द अक्षरों में बदल गए जो उसके सामने प्रकट हुए। ये बिल्कुल भी सरल नहीं है। पवित्र खजाने को पूरा करने में दुनिया को हजारों, नहीं तो लाखों साल लग जाते हैं। आपका मामला थोड़ा अलग है, बेशक, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आसान होने वाला है। नियो ने और जानकारी की उम्मीद में इंतजार किया, लेकिन वह कभी नहीं आई। तुमने बात करना क्यों बंद कर दिया? बात करना बंद करो। मुझे लगा कि बातचीत खत्म हो गई है। नियो की भौहें तन गईं। बस मुझे बताओ कि मेरा मामला अजीब क्यों है।
क्या तुम सच में जानना चाहते हो? हाँ, नियो ने कहा, इस भावना को दबाते हुए कि मून उसके साथ ज्यादा सहज हो रही थी और कुछ बिल्कुल मूर्खतापूर्ण कहने जा रही थी। अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो मुझे 1 घंटे के बैड एक्शन सीन के लिए भुगतान करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट। क्या सेक्स? उसने कहा, जैसे कि नियो ने इसका अर्थ नहीं समझा हो। मुझे कुछ अच्छी पुरानी चुदाई देखने दो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अंदर की ओर ध्यान केंद्रित किया, मून की मांग की बेतुकी बातों को बाहर निकाल दिया। उसकी इच्छा एक धार की तरह उमड़ पड़ी। ये विश्व ऊर्जा में संघनित हो गई और उसने और भी अधिक संघनित करने की कोशिश की। क्या यह मैं हूं या आपने मुझे अनदेखा कर दिया? नियो ने पाठ को अनदेखा कर दिया। बह, संत की तरह व्यवहार करना बंद करो। ऐसा कोई तलवारबाज नहीं है जो अपनी तलवार चलाना पसंद न करे। नियो के होठों के कोने फड़क उठे। अपनी तलवार चलाना उसके दिमाग में आखिरी बात थी। उसे बहुत से काम पूरे करने थे और उसके पास समय कम था। मून का इरादा बड़बड़ाया। जब उसे एहसास हुआ कि नियो जवाब नहीं देगा तो उसने बात करना बंद कर दिया। अगर नियो जिद्दी होने वाला था तो मून का इरादा भी ऐसा ही कर सकता था। जब तक नियो पवित्र भूमि जोत नहीं लेता तब तक उसने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। बेशक यह अभी भी एक आशीर्वाद के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करेगा। हालांकि ये जो जानकारी दे सकता था वह आशीर्वाद का हिस्सा नहीं थी। यही वजह थी कि मून के इरादे ने इसके लिए कीमत मांगी। नियो को ध्यान केंद्रित करते हुए दर्जनों मिनट बीत गए। पसीने की बूंदें उसकी गर्दन से लुढ़क गईं, जिससे उसकी शर्ट गीली हो गई। उसके चारों ओर विश्व ऊर्जा प्रकट होने लगी। ये शांत हवा में टिमटिमाती और डगमगाती हुई सफ़ेद लपटों की तरह लग रही थी। लेकिन करीब से देखने पर कुछ और ही पता चला। लपटें बिल्कुल भी लपटें नहीं थीं, बल्कि ऊर्जा के हजारों पतले धागों से बनी थीं। नियो ने खुद को आगे धकेलते हुए गुर्राहट की। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और उसका ध्यान केंद्रित हो गया। ऊर्जा का प्रत्येक धागा उसकी इच्छा के अनुसार झुक गया क्योंकि उसने सफ़ेद लपटों को सार में संघनित करने की कोशिश की। विश्व ऊर्जा ने संघनित होने से इनकार कर दिया। ये हाथों से पत्थर को दबाने की कोशिश करने जैसा था। जाने के लिए कोई जगह न होने के कारण ये कांपने लगा, लेकिन नियो ने इसे संघनित करने के लिए मजबूर किया। सफ़ेद धागे कांपने लगे और इधर उधर लहराने लगे। उसके भीतर की ऊर्जा ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और उसके हाथ कांपने लगे। सफ़ेद लपटें उसके आसपास की हवा को जलाने लगीं। उसने दर्द को सहन किया और घंटों लगने के बाद सारी विश्व ऊर्जा को सार के एक धागे में संघनित कर दिया। उसकी छाती धड़क उठी। नियो के सामने एक चमकता हुआ सफ़ेद धागा तैर रहा था। उसे इसे बनाने के लिए अपनी सारी मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। मुझे नहीं लगता मैं अभी और विश्व ऊर्जा बना सकता हूँ। उसे बोलने में परेशानी हो रही थी। उसकी छाती अनियमित रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि उसका मानसिक तनाव दूर न हो जाए, तभी वह और अधिक विश्व ऊर्जा बनाने की कोशिश कर सकता था। उसे जो थकावट महसूस हो रही थी उसे देखते हुए इसमें कई घंटे लग सकते थे। इसके बाद उसने एकल सार को ओर्बिट्स के साथ संयोजित करने का प्रयास किया। दुनिया चमकते धागे के चारों ओर घूमती हुई प्रतीत हुई। इसमें स्टेज 0 पृथ्वी को 1 दशक तक शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। सम्मलन बहुत आसान था, शायद इसलिए क्योंकि ओर्बिट्स ने मानसिक बोझ को साझा करके इसमें उसकी मदद की। ओर्बिट्स प्रकार: पवित्र खजाना, अपूर्ण क्षमता, सामंजस्य। सार 1/1000। नियो के सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। ये स्थिति स्क्रीन अपडेट के लाभों में से एक होना चाहिए। उसकी नज़र सार संख्याओं पर पड़ी और वह भौंचक्का रह गया। एक सार बनाने के बाद मुझे 7-8 घंटे तक ठीक होने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि मैं एक दिन में केवल 3 सार बना सकता हूँ। ओर्बिट्स को पूर्ण पवित्र खजाने में बदलने में मुझे 334 दिन लगेंगे। नियो की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। सबसे बुरी बात यह है कि सार बनाना इतना कठिन है कि मैं इसके साथ कुछ और नहीं कर सकता। और सार बनाने के बाद मैं इतना थक जाता हूं कि हिल भी नहीं पाता, लड़ने की तो बात ही छोड़िए। अगर नियो ने सार बनाने के अलावा कुछ नहीं किया होता तो उसे 334 दिन लगते। उसे एक बेहतर तरीका चाहिए था। मैं राक्षसों के अस्तित्व के बीज को खाने के लिए सच्चे अंधकार का उपयोग करने का प्रयास कर सकता हूँ। इससे मेरे अपने अस्तित्व के बीज को मजबूत होना चाहिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से मेरे दिमाग को मजबूत करेगा, जिसका अर्थ है कि मैं विश्व ऊर्जा को तेजी से बना सकता हूँ और तेज गति से ठीक हो सकता हूँ। चून की अस्तित्व का बीज किसी के अस्तित्व का एक बंडल था, इसलिए इससे मिलने वाले आंकड़े चाहे जो भी हो नियो के दिमाग को मजबूत करेंगे। भाग्य मायने नहीं रखता था। एकमात्र समस्या ये थी कि उसे बड़ी संख्या में मजबूत राक्षसों को खाने की आवश्यकता होगी। हम गंतव्य पर पहुंचने वाले हैं, राजकुमार, वेल्डोरा ने कहा। उसकी आवाज़ ने नियो को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। नियो ने दूर तक देखा। उनके और उनके गंतव्य के बीच कई शहर और फैले हुए खेत थे।
नियो की इंद्रियां आसानी से मीलों तक फैल गईं, आगे की फीकी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। एक लाल सूर्यास्त ने आसमान को रंग दिया, दांतेदार चट्टानों पर लंबी छायाएं डाली नीचे। क्या मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? नियो ने खुद से बड़बड़ाते हुए स्फिंक्स द्वारा दिया गया सादा काला मुखौटा निकाला। तुम मुखौटा क्यों पकड़े हुए हो, राजकुमार? वेल्डोरा ने पूछा। नियो ने वेल्डोरा को अपनी स्थिति बताई। इस बात की बहुत संभावना थी कि दूसरे जल्लाद सेनेटर होंगे। वे एलिजाबेथ के खिलाफ द्वेष रख सकते हैं, जैसा कि ल्यूमिनेरा के ज्यादातर महान देवताओं ने किया था। अगर उन्हें पता चलता है कि मैं एक जल्लाद हूं, तो वे जान जाएंगे कि मैं या तो महान पद पर पहुंच गया हूं या उसके करीब हूं। और उन्हें यह भी एहसास होगा कि मैं एलिजाबेथ की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, जो पहले से ही मौत के कगार पर है। इससे मैं उनका दुश्मन बन जाता हूं, और वे शायद मेरे सफल होने से पहले ही मुझे खत्म करने की कोशिश करेंगे, नियो ने समझाया। अगर वे आपके साथी जल्लाद हैं, तो क्या इससे वे आपके सहयोगी नहीं बन जाते, राजकुमार? मुझे संदेह है कि वे स्फिंक्स की इच्छा के विरुद्ध जाएंगे और आपस में लड़ेंगे, वेल्डोरा ने कहा। जल्लाद, यहाँ तक कि मैं भी अपने फायदे के लिए स्फिंक्स के साथ काम करता हूं। हम उसके सेवक नहीं हैं, नियो ने जवाब दिया। अगर उन्हें लगता है कि एलिजाबेथ की मौत इस मिशन को पूरा करने के इनाम से ज्यादा उनके लिए फायदेमंद है, तो वे मेरे खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। नियो हिचकिचाया। उसकी उंगलियां मास्क पर कस गईं। उसके मन में एक हिस्सा ये सोच रहा था कि क्या वह ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि स्फिंक्स ने उसे मास्क किसी कारण से दिया था। एक मौका है कि हमें लड़ना पड़ेगा, नियो ने कहा और सोचा। मुझे संदेह है कि वे मिलते ही मुझ पर हमला करेंगे। अगर मैं उनकी जगह पर होता, तो मैं तब तक इंतजार करता जब तक कि प्रतिद्वंद्वी अपना बचाव कम नहीं कर लेता। आपको मुखौटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, राजकुमार, वेल्डोरा ने शांत गर्व के साथ कहा। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए आपको अपना चेहरा छिपाने की ज़रूरत है। अगर कोई भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो कृपया उसे बोल दें और मैं उनका अंत मौत से भी बदतर कर दूंगा। नियो ने हल्के से मुस्कुराया। उसने अपना सिर हिलाया और वेल्डोरा की चौड़ी, पतली पीठ थपथपाई। मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। जहाँ तक मुखौटे की बात है, मैं वैसे भी इसका उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था। चलो अब उतरते हैं, दूसरे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा आप चाहें, राजकुमार, वेल्डोरा ने जवाब दिया। अपने शक्तिशाली पंखों को मोड़ते हुए वह एक शक्तिशाली गोता के साथ नीचे उतरा। प्राचीन ड्रैगन के उतरने के बल के नीचे जमीन कांप उठी। शॉकवेव्स बाहर की ओर उठीं, जिससे आसपास का जंगल हिल गया और रेतीले समुद्र तट पर लहरों की तरह हलचल मच गई। वेल्डोरा ने अपना विशाल सिर उठाया और एक गगनभेदी दहाड़ लगाई जो आसमान में गूंज उठी। वाह, एक प्राचीन ड्रैगन! लगता है कि नया लड़का कोई बड़ा शख्स है, परसीवल ने सीटी बजाई। कुछ 100 मीटर दूर खड़ा था। उसके बाल प्लेटिनम सुनहरे रंग के थे जो ढलती धूप में चमक रहे थे, और एक हथौड़ा 4 सच्चे आत्मा हथियारों में से एक उसकी चौड़ी पीठ पर बंधा हुआ था। एक नश्वर दूसरे राजकुमार को इतनी सहजता से संबोधित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वेल्डोरा ने गुर्राते हुए कहा, अपना सिर नीचे करके परसीवल को घूरा। वेल्डोरा की आभा का दबाव परसीवल पर पहाड़ की तरह टूट पड़ा। परसीवल के नीचे की जमीन फट गई। इससे पहले कि वेल्डोरा और बल लगा पाता, एक मधुर आवाज गूंजी। हम क्षमा चाहते हैं, आदरणीय प्राचीन ड्रैगन। कृपया हमें क्षमा करें, ओलिविया ने शालीनता से कहा। वह आगे बढ़ी। उसके समुद्र नीले बाल बहते पानी की तरह उसके कंधों पर बह रहे थे। उसका सुडौल शरीर और उसके चारों ओर की परिपक्व आभा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। हालांकि जो सबसे अलग था, वह लियोनोरा से उसकी समानता थी, जिससे वह अपनी बड़ी बहन की तरह दिखती थी। उसके बगल में निकोलस खड़ा था, जो एक और जल्लाद और सेनेटर था। निकोलस, टेम्पलर सिग्नोरा एवरली का गुरु, वह महिला जिससे नियो ने शैडो ट्रायल से लौटने पर मुलाकात की थी। वह 40 के आसपास का लग रहा था। उसके बाल एकदम सफ़ेद थे और दाढ़ी घनी थी। उसकी तीखी निगाह और स्थिर व्यवहार उसे दुर्गम बना रहा था। वेल्डोरा, मैं अब से मामलों का ध्यान रखूंगा, नियो ने वेल्डोरा की पीठ से छलांग लगाते हुए कहा। समझ गया, राजकुमार। एक झिलमिलाहट के साथ वेल्डोरा ने अपने विशाल भौतिक रूप को खारिज कर दिया। एक घूमती हुई नीली लौ में बदल गया जो नियो के कंधों के ऊपर एक संरक्षक आत्मा की तरह मंडरा रही थी। ओह, यह आत्महत्या प्रेमी शासक है, परसीवल ने एक धूर्त मुस्कान के साथ टिप्पणी की। जब उसने जोड़ा, तो उसका लहजा चिढ़ाने वाला था। जब तुम शैडो ट्रायल से निकले थे, तब मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक पैरागॉन थे। तुम एक जल्लाद कैसे बन गए? कुछ हुआ, नियो ने जवाब दिया। मुझे ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि हमारे छात्र परिषद के अध्यक्ष जल्लादों में से एक और एक महान देवता हैं। यह मेरे लिए कुछ खास नहीं है, हाहा, परसीवल ने हंसते हुए कहा। आदतन नियो ने परसीवल को इंटेंट के साथ स्कैन किया। उसने दूसरों के साथ भी ऐसा ही किया। परसीवल अपोलो कबीले का एक आशीर्वाद धारक और एक सेराफ था, एक पुनर्जन्मकर्ता। ये जानकारी नियो को पहले से ही पता थी।
हालांकि एक अप्रत्याशित घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। वह अपोलो के इरादे से ढका हुआ है। क्या वह अपोलो का पुनर्जन्म है? परसीवल के इर्द गिर्द इरादे की सघनता भारी थी। पहले तो नियो को लगा कि शायद यह आशीर्वाद से है, लेकिन इरादा बहुत गहरा था, बहुत गहराई से जड़ जमा हुआ था। नियो ने परसीवल को कई बार स्कैन किया। वह इरादा आशीर्वाद से नहीं आ रहा है, ये खुद परसीवल का है। कोई भगवान पुनर्जन्म क्यों लेगा? जब नियो चुप रहा तो ओलिविया बोली, हमें चलना चाहिए। जितनी जल्दी हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, परसीवल ने एक खुशनुमा मुस्कान के साथ जवाब दिया। ओलिविया समूह को बंदरगाह की ओर ले गई, जहां एक विशाल जहाज खड़ा था। नमकीन समुद्री हवा हवा में भर गई, जो दूर से सीगल की चीखों के साथ मिल गई। लहरें लकड़ी के घाट से धीरे धीरे टकरा रही थीं, जिससे जहाज थोड़ा बहुत हिल रहा था। जहाज अंडरवर्ल्ड के नेदर शिप से काफ़ी मिलता जुलता था, जिसे साफ तौर पर उनके डिज़ाइन के हिसाब से बनाया गया था। हालांकि ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। इसका पतवार टूटा हुआ था, किनारों पर जंग के धब्बे थे और सतह पर बेमेल मरम्मत के निशान थे। वह जहाज अब काम नहीं करता, राजकुमार, वेल्डोरा ने नियो से फुसफुसाते हुए कहा। जैसे कि ओलिविया ने उसकी बात सुन ली हो, उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और स्पष्ट किया, हम सामान्य तरीके से अपने स्थान पर नहीं पहुंच सकते। इसके लिए इस तरह के जीर्ण शीर्ण जहाज की ज़रूरत है। नियो ने सिर हिलाया। वे चारों जहाज पर चढ़ गए। तख्ते उनके वजन के नीचे कराह रहे थे, मानो उनके हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हों। ओलिविया ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक हल्की नीली चमक उसके हाथों में छा गई। उसका जादू बाहर की ओर बहता हुआ जहाज पर छा गया। जैसे कि उसके आदेश का जवाब देते हुए जहाज ने खुद को खोल दिया। इसकी रस्सियां खुल गईं और पानी में गिर गईं। हवा के झोंके के साथ पाल खुल गए और जहाज पानी पर सरकने लगा। हम 1 घंटे में एक रणनीतिक बैठक करेंगे। तब तक आप जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं, ओलिविया ने कहा। उसने छोटे, जेली जैसे पानी के कीचड़ को डेक पर उछालते हुए बनाया। उन्होंने समूह के सदस्यों को उनके निर्धारित कमरों तक पहुंचाते हुए मार्गदर्शक के रूप में काम किया। हर कोई स्पष्ट रूप से थका हुआ था। वे स्फिंक्स से अचानक बुलावा मिलने के बाद बैठक स्थल पर भागे थे, जिससे अब तक आराम करने का कोई समय नहीं बचा था। नियो अपने कमरे में दाखिल हुआ और तुरंत इसकी अप्रत्याशित विलासिता से प्रभावित हो गया। जहाज बाहर से गिरने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन कमरा विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित था। रेशमी चादरों वाला एक आलीशान बिस्तर एक कोने में था, जबकि खिड़की के पास जटिल नक्काशी वाली एक छोटी सी मेज थी, जिससे समुद्र का नज़ारा दिखाई देता था। हवा में लवेंडर की हल्की खुशबू फैल रही थी। नियो बिस्तर के किनारे पर बैठा था। क्या मुझे वेल्डोरा पर क्राउनलेस किंग का इस्तेमाल करना चाहिए? नियो ने गार्ड के रूप में पास में तैरती नीली लौ पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अंदर से अपना सिर हिलाया। कौशल का वर्णन काफ़ी अस्पष्ट था। वफादारी कैसे काम करेगी? क्या यह मुझे प्रतिशोध देगा यदि कोई मेरा अधीनस्थ मेरे साथ विश्वासघात करता है? या यह मेरे विषयों को वफादार बनने के लिए मजबूर करेगा? वेल्डोरा पर कौशल का उपयोग करना खतरनाक था। क्या होगा यदि यह प्राचीन ड्रैगन को एक नासमझ कठपुतली में बदल देता है? मुझे पहले इसे प्रशिक्षण डमी पर उपयोग करना चाहिए। यदि परिणाम दिखाता है कि कौशल सुरक्षित है, तो मैं इसे वेल्डोरा पर उपयोग कर सकता हूं। नियो के पास इस तरह के खतरनाक प्रयोग के लिए एकदम सही प्रशिक्षण डमी थी। वह अपने शैडो स्पेस में दाखिल हुआ। जैसे ही वह पहुंचा, उसके कानों पर भयानक संगीत की कर्कश ध्वनि ने हमला कर दिया। असंगत स्वर हवा में गूंजने लगे। अगर नियो को बेहतर जानकारी नहीं होती, तो वह शायद सोचता कि यह ध्वनि एक हमला है। तुम यहाँ हो, वेल्कारिया ने कहा। शायद यह नियो की कल्पना मात्र थी, लेकिन उसे उसकी आवाज़ में उदासी का हल्का सा निशान महसूस हो रहा था। वह उदासी जल्दी ही गायब हो गई और वेल्कारिया ने अपने हमेशा की तरह घमंडी अंदाज में बात की। आने से पहले दस्तक दोगे, है न? कुछ शिष्टाचार रखो। चिंता मत करो, नियो ने आंखें घुमाते हुए कहा। मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता, भले ही मुझे इसके लिए पैसे क्यों न मिलें। वेल्कारिया ने उससे सवाल करने से पहले अपनी सांसों में गालियां बकीं। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे अपने कौशल का परीक्षण करने की ज़रूरत थी। यहाँ तुम पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उस कौशल में कुछ खतरनाक है? मुझे लगता है कि यह सुरक्षित है। उम्मीद है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उम्मीद से सोचते हो? मैं तुम्हें मेरे साथ कुछ भी करने नहीं दूंगा। कीड़े भाग गए और 1000 आंखों वाले खंभे पीछे की ओर खिसकते हुए दिखाई दिए। मैंने कभी नहीं कहा कि आपके पास कोई विकल्प था। पलक झपकते ही नियो अपने स्थान से गायब हो गया और 1000 आंखों वाले खंभों में से एक के ऊपर फिर से प्रकट हुआ। खंभे की सतह नरम थी और उसके पैरों के नीचे धड़क रही थी। इससे पहले कि वेल्कारिया प्रतिक्रिया कर पाता, नियो ने खंभे की मांसल सतह पर अपना हाथ रखा और क्राउनलेस किंग कौशल को सक्रिय कर दिया। नियो के शरीर से ऊर्जा का एक उछाल निकला, जो वेल्कारिया में प्रवेश करते ही टैंडल्स की तरह कुंडलित हो गया। देवदूत ने सहज रूप से आक्रमणकारी ऊर्जा को दूर भगा दिया।
लक्ष्य ने बंधन से इनकार कर दिया है। क्राउनलेस किंग सक्रिय होने में विफल रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि तुम पिटाई नहीं चाहते हो, नियो ने एक धूर्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया। भाड़ में जाओ। वेलकारिया भागने के लिए मुड़ी। नियो ने बिना मंत्रोच्चार के मंत्रोच्चार किया। उसकी परछाई तड़प उठी और फैल गई और भयानक गति से चलने वाले विशाल हाथों में बदल गई। उन्होंने वेलकारिया को पकड़ लिया और उसे जगह पर जकड़ लिया। मुझे जाने दो, कमीने। वेलकारिया ने उसे बार बार कोसा। कई मिनट तक संघर्ष करने और अपमान करने के बाद वेलकारिया आखिरकार रुक गई। धीरे से बोलो, उसने भागने की उम्मीद छोड़ दी और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। नियो ने क्राउनलेस किंग को सक्रिय किया। ऊर्जा की धारा वेलकारिया के मुलायम रूप में घुस गई और उसके अंदर गहराई तक प्रवेश कर गई। नियो ने महसूस किया कि वह मौलिक स्तर पर वेलकारिया से जुड़ रहा है। उसकी भावनाएं और विचार उसके लिए बहुत स्पष्ट हो गए। बॉन्ड सफलतापूर्वक बना। बॉन्ड मेजर 1। बॉन्ड माइनस 0। कौशल, लचीलापन, साझा विकास। लचीलापन, आप सबसे कठोर वातावरण में जीवित रह सकते हैं और विदेशी या शत्रुतापूर्ण वातावरण के अनुकूल होने की आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। बॉन्ड से प्राप्त कौशल, वेलकारिया। साझा विकास, जब तक आपका बॉन्ड मजबूत होता है तब तक आप मजबूत होते हैं। क्राउनलेस किंग का अंतर्निहित कौशल केवल बॉन्ड मेजर पर काम करता है। नियो की भौहें चढ़ गईं। अब आपको कैसा लग रहा है? दुर्व्यवहार किया। बस इस सवाल का जवाब दो। मुझे लगता है किसी तरह से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। बस इतना ही। उसके जवाब ने नियो को थोड़ा उदास कर दिया। कनेक्टेड, क्या इसका मतलब यह है कि कनेक्शन ये सुनिश्चित करेगा कि वह मुझे धोखा न दे, या अगर वह ऐसा करती है तो मैं पहले ही इसे महसूस कर लूंगा? उसने खुद से सोचा। जबकि कौशल निस्संदेह शक्तिशाली था, नियो ने फैसला किया कि उसे इसके प्रभावों को पूरी तरह से समझने के लिए समय के साथ वेलकारिया का निरीक्षण करने की आवश्यकता है। क्या आप लचीलेपन के बारे में कुछ जानते हैं? उसने पूछा। हाँ, वेलकारिया ने एक ईर्ष्यालु स्वर में उत्तर दिया। यह मेरी क्षमताओं में से एक है। यह मुझे उन दुनियाओं के अनुकूल होने में मदद करता है जिन पर मैं आक्रमण कर रहा हूँ। नियो ने उससे कई और सवाल पूछे। उसने उन सवालों के जवाब पाने के बाद शैडो स्पेस छोड़ दिया जो उसके दिमाग में उस समय थे। वह जहाज पर अपने कमरे में लौट आया। जब वह बैठा तो बिस्तर धीरे से चरमराया। क्राउनलेस किंग, प्रगति 3% 14%। एम्पैथिक ट्रांसेंडेंस, प्रगति 7% 10%। नियो ने महसूस किया कि उसके कौशल मजबूत हुए हैं। वह बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया। साझा विकास मुझे ताकत हासिल करने देगा क्योंकि वेलकारिया मजबूत होता जा रहा है। मुझे इसे बाहर निकालने और प्रशिक्षित करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। वह विचारों में डूब रहा था जब अचानक नियो ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। रक्त रेखा डिबफ कमजोर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये लचीलापन का प्रभाव है? नियो को सुखद झटका लगा। उसने अंदर की ओर ध्यान केंद्रित किया, रक्त रेखा डिबफ को थोड़ा कमजोर महसूस किया। तुरंत उसने सोचा कि क्या लचीलापन बढ़ाने का कोई तरीका है। डिबफ को अस्थायी रूप से हटाना कुछ ऐसा था जो उसने करना सीखा था, लेकिन यह उसकी ऊर्जा की कीमत पर आया। तलवार का इरादा, सार। नियो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज़ अब बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करती है। अगर लचीलापन उस बोझ को कम कर सकता है तो उसे कौशल को मजबूत करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ऐसा नहीं लगता कि कौशल अभी स्तर बढ़ा सकता है, या शायद ये कर सकता है लेकिन अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है। नियो ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। भले ही लचीलापन इस समय स्तर न बढ़ा पाए, लेकिन नियो ने अनुमान लगाया कि क्राउनलेस किंग का स्तर बढ़ने से उसके द्वारा दिए गए कौशल मजबूत हो सकते हैं। नियो के विचार जहाज में गूंजने वाले एक छोटे अलार्म से रुक गए। आवाज़ के बाद एक शांत आवाज़ आई, कृपया मीटिंग के लिए केंद्रीय कक्ष में आएं। नियो खड़ा हो गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि घंटा कितनी जल्दी बीत गया। उसने गलियारे में कदम रखा और केंद्रीय हॉल की ओर बढ़ गया। हॉल तक पहुंचने से पहले वह कई कमरों से गुजरा। अंदर जाकर उसने देखा कि ओलिविया, निकोलस और पर्सिवल पॉलिश की हुई काली लकड़ी से बनी एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। आओ हमारे साथ बैठो, नियो, ओलिविया ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। अपनी युवा शक्ल के बावजूद उसका व्यवहार एक दयालु माँ जैसा था। नियो के अपनी सीट पर बैठने के बाद ओलिविया ने शांत स्वर में कहा, इस बार हमारा लक्ष्य टार्टारस नामक दुनिया तक पहुंचना है। वहां पहुंचना अपेक्षाकृत सरल है। हमें केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता है, रक्त सागर में खो जाना और जहाज पर उच्च नकारात्मक कर्म वाला कोई व्यक्ति होना। रक्त सागर का उल्लेख सुनकर कमरे में ठंडक फैल गई। यहाँ तक कि शांत सेनेटर निकोलस भी अपनी सीट पर थोड़ा हिल गया। ओलिविया ने अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए कहा, टार्टारस हमें अपनी ओर खींचेगा जब तक हम इन 2 शर्तों को पूरा करते हैं। टार्टारस शब्द सुनकर नियो आश्चर्यचकित था। हालांकि इसका उस अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं था जिसे वह जानता था।
टारटारस एक स्वतंत्र दुनिया थी। उस दुनिया को टारटारस क्यों कहा जाता है? नियो ने पूछा। ओलिविया के जवाब देने से पहले परसिवल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसका हथौड़ा आराम से मेज पर टिका हुआ था, और बोला, वह दुनिया केवल खींचती है उच्च नकारात्मक कर्म वाले लोग। आप कह सकते हैं कि यह बुराई का अड्डा है, और यह किसी को भी अपनी ज़मीन पर कदम रखने के बाद जाने नहीं देता। इसीलिए इसका नाम टार्टस रखा गया है। ओलिविया ने सहमति में सिर हिलाया। इस मिशन के लिए मूल रूप से चुना गया चौथा व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से उच्च नकारात्मक कर्म वाला व्यक्ति था। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि उस व्यक्ति की जगह आप, नियो, ले लेंगे और आप जल्लाद भी बन जाएंगे। अब जब हम जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए इसे करते हैं, परसिवल ने कहा। मैं पहले जाऊंगा। मेरा मिशन अरेस के भगवान के हथियार और उसकी लाश को ढूंढना और इकट्ठा करना है, यदि संभव हो तो। स्फिंक्स के अनुसार अरेस की मृत्यु टार्टस में हुई थी। संवाद में अचानक आए बदलाव से नियो भ्रमित हो गया। हालांकि उसका ध्यान किसी और चीज ने खींचा। अरेस मर चुका है, तुम्हें नहीं पता था? परसिवल ने खुद को सिर हिलाने से पहले एक भौं उठाए। ओह, ठीक है, तुम एक नए जल्लाद हो। ध्यान से सुनो, और जो जानकारी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे साझा मत करो। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और मैं इसे इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि सभी जल्लादों को इसके बारे में पता होना चाहिए। परसिवल ने नियो से आंखें मिलाईं। सभी पुराने देवता मर चुके हैं, परसिवल ने स्पष्ट रूप से कहा। अरेस, गैया, हेमीस, डायोनिसस, उनमें से कोई भी जीवित नहीं है। देवता हमारी रक्षा नहीं करते क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई जीवित देवता नहीं है। हम अपने दम पर हैं। नियो स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग घूम गया। परसिवल के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। अगर देवता चले गए थे तो पोसिडॉन की प्रत्यक्ष वंशज अमेलिया का जन्म कैसे हुआ? और उनकी दुनिया इतने समय तक बाहरी देवताओं से कैसे सुरक्षित रही? परसिवल ने अपने सदमे को अनदेखा किया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। हालांकि ओलिविया ने नियो की भौहें सिकुड़ी हुई देखीं। उसने पूछा, क्या तुम्हें कुछ ताज़ी हवा की ज़रूरत है? अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो तो हम बाद में मीटिंग कर सकते हैं। उसकी आंखों में उसकी माँ जैसी चिंता साफ झलक रही थी, और उसके कोमल चेहरे से गर्मजोशी और देखभाल झलक रही थी। नियो ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, हमें मीटिंग जारी रखनी चाहिए, ओलिविया ने जवाब दिया। अगर तुम ऐसा कहते हो। हालांकि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं दिख रही थी। लेकिन अगर कोई समस्या है तो हमें बताने में संकोच न करें। उसने अपना ध्यान वापस दूसरों की ओर मोड़ा और कहा, मेरा मिशन हमें टार्टस से वापस लौटने में मदद करना है। उस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को फंसाने की क्षमता है जो उसमें प्रवेश करता है, और मैं यहाँ आप सभी को इससे निपटने में मदद करने के लिए हूँ। निकोलस ने कहा, मेरा मिशन टार्टस के पवित्र खजाने को इकट्ठा करना है। फिर उन तीनों ने अपना ध्यान नियो की ओर मोड़ा। परसिवल ने उसकी चुप्पी को गलत समझा और स्पष्टीकरण दिया। स्फिंक्स हमें केवल हमारे मिशन के बारे में बताता है, अन्य के बारे में नहीं। इससे मिशनों पर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। यही कारण है कि हमने समन्वय में मदद के लिए पहले से ही विवरणों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। क्या इसका मतलब यह है कि टार्टस पहुंचने के बाद मैं अकेले काम कर सकता हूं? तुम कर सकते हो, नियो, परसिवल ने कहा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। लेकिन मैं इसकी अनुशंसा नहीं करूंगा। वह जगह नरक है। मैं तो बस पूछ रहा था। परसिवल ने उसे घूर कर देखा। उसे संदेह था कि नियो उनके साथ वाकई काम करेगा या नहीं। कुछ पलों के लिए उनके बीच खामोशी छा गई। तुम्हारा मिशन क्या है, नियो? ओलिविया ने पूछा, और स्वाभाविक रूप से बातचीत जारी रखी। रक्तसागर युद्ध कुछ ही सालों में होने वाला है। हमारे महाद्वीप पर टार्टस के राक्षस आक्रमण करेंगे। मेरा मिशन युद्ध में देरी करना और अगर संभव हो तो इसे होने से रोकना है, नियो ने कहा। एक पल के लिए उसे आश्चर्य हुआ कि क्या दूसरे लोग उसके झूठ को पकड़ लेंगे। स्फिंक्स कोई निस्वार्थ प्राणी नहीं था जो आखिरकार ल्यूमिनेरा की रक्षा करना चाहेगा। शुक्र है, ऐसा लग रहा था कि वे स्फिंक्स द्वारा उन्हें अजीब मिशन सौंपे जाने के आदी थे। उन्होंने नियो के शब्दों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया। रक्तसागर युद्ध। ओलिविया की निगाहें भावनाओं से भर गईं। उसने अपनी मुठियां भींच ली, मानो शब्दों को रोकने की कोशिश कर रही हो। अंत में वह चुप रही। कितने राक्षस आक्रमण करेंगे? निकोलस ने पूछा। पहली लहर में उनमें से हजारों आएंगे। उनमें से सबसे कमजोर पैरागॉन होगा, नियो ने खुलासा किया। उसके शब्द समूह पर डाले गए ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे। वे एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। इसका मतलब है कि उनमें से कुछ को ऊंचा किया जाएगा, परसिवल ने कहा। उसकी हमेशा की तरह मुस्कुराहट गायब हो गई। उनमें से कुछ नहीं, नियो ने अपना सिर हिलाया। उनमें से बहुत से को ऊंचा किया जाएगा। सभी सेनेटर या वरिष्ठ टेम्पलर, यदि आप उन्हें बुलाएं, ऊंचा किए गए डेमीगॉड थे। उनके सहित ल्यूमिनेरा के पास लगभग 100 ऊंचा किए गए डेमीगॉड थे। और फिर भी टार्टस के राक्षसों के खिलाफ उनकी संख्या कुछ भी नहीं थी।
ये पहले जल्लाद के बारे में हमारे सवाल का जवाब देता है, परसिवल ने बड़बड़ाया। अगर टार्टस इतना शक्तिशाली है तो कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अभी तक अपना मिशन पूरा नहीं किया है। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। पहला जल्लाद, वह कौन है? नियो ने पूछा। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जिस तरह से वे उसके बारे में बात कर रहे थे उससे लग रहा था कि यह पहला जल्लाद एक दुर्जय व्यक्ति है। तलवार संत केन विलियम्स, ओलिविया ने उत्तर दिया। वह सदियों पहले महाद्वीप से चला गया था। हमें कुछ 100 साल पहले ही पता चला कि वह टार्टस में था। हालांकि हम नहीं जानते कि वह अभी वहां क्या कर रहा है। उद्धरण चिन्ह ... तुमने तलवार संत का नाम क्या बताया? तलवार संत केन विलियम्स। तुम इतने उत्सुक क्यों हो? कुछ नहीं, नियो ने उत्तर दिया। मैं बस हमारे सीनियर के बारे में जानना चाहता था। नियो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। केन जीवित है? कैसे? उसके पास गिरे हुए सितारे का भाग्य था। चाहे हम डैनियल और मैं कुछ भी करें, केन कभी नहीं बच सकता। वह हमेशा एक मजबूत राक्षस से लड़ने के बाद मर जाएगा। उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर हल्के से टकरा रही थीं। हालांकि वह अतीत से गायब हो चुका था, केन हमेशा एनोमली #79 के साथ अपने पहले कुछ मुकाबलों में बचने में कामयाब रहा। यह उसके गुण को जगाने के कारण था, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। नियो ने केन को बचाने के लिए डैनियल को कई मिशन दिए थे। उन्होंने कभी कोई फल नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि भाग्य ने उसे मारने का निश्चय कर लिया था। केन के लिए सबसे अच्छा अंत उसे अनंत स्वप्न में फंसाना था, जैसा कि मेरे समय रेखा में उसके साथ हुआ था। डैनियल की अंतिम समय रेखा में उसने सुनिश्चित किया कि यह केन के साथ हो और केन मर न जाए। केन को उस सपने में फंसा होना चाहिए। वह कैसे जागा? शायद किसी अन्य देवता या जागृतिकर्ता ने अनंत सपनों को नष्ट करने में सक्षम एक विशेषता को जागृत किया हो। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली देवता पीक पैरागॉन या एक्साल्टेड पर उन सपनों को चकनाचूर कर सकता है, भले ही उनके पास ऐसा कोई गुण न हो जो विशेष रूप से उनके खिलाफ काम करता हो। अनंत सपनों को एक विंडो के अंदर पाए जाने वाले उपकरण का उपयोग करके बनाया गया था। अतीत में कोई भी उनसे जाग नहीं सकता था, लेकिन शायद भविष्य में ये बदल गया। केन जीवित है। नियो की नसों में उत्साह की लहर दौड़ गई। कुर्सी के आर्मरेस्ट पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हुई, फिर उसने सांस छोड़ी और छोड़ दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद नियो कुछ ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए जहाज के ऊपरी डेक की ओर बढ़ा। जब वह सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसके नीचे तख्ते धीरे से कराह रहे थे। जब वह विशाल तारों रहित आकाश के नीचे उभरा तो एक तेज नमकीन हवा ने उसका स्वागत किया। काले बादल ऊपर मंडरा रहे थे, क्षितिज पर अंतहीन रूप से फैले हुए थे। जितना वह जल्दी से जल्दी टार्टस पहुंचना चाहता था, उसे उतना ही धैर्य रखना था। ओलिविया के अनुसार वे शिफ्ट पॉइंट से मिलते ही पहुंच जाएंगे। रक्तसागर एक विशाल जल निकाय था जो कई दुनियाओं और आयामों में मौजूद था। यह अंतरिक्ष के झुकने के कारण संभव हुआ था। वे बिंदु जहां अंतरिक्ष ने रक्तसागर को विभिन्न दुनियाओं या आयामों में मोड़कर जोड़ा, उन्हें शिफ्ट पॉइंट नाम दिया गया। ये शिफ्ट पॉइंट अस्थिर थे, हर सेकंड नए बनते और नष्ट होते थे। यदि कोई खोया हुआ यात्री उच्च नकारात्मक कर्म वाला रक्तसागर पर यात्रा करता है तो टार्टस की ओर जाने वाला शिफ्ट पॉइंट उनके सामने खुल जाएगा और उन्हें निगल जाएगा। नियो को ओलिविया के शब्द याद आ गए। वह रक्तसागर को नीचे अशुभ रूप से उबलता हुआ देख सकता था। इसकी सतह पर डार्क टाइप एलिमेंटल्स का मोटा द्रव्यमान घूम रहा था। उनकी उच्च विषाक्तता ने जल्लादों को अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया। वे पेट दर्द नहीं चाहते थे, जैसा कि परसिवल ने कहा था। बेशक पेट दर्द आंतरिक शरण से मृत्यु कहने का एक हल्का तरीका था। बहुत लंबे समय तक रक्तसागर के ऊपर हवा में सांस लेने से व्यक्ति के फेफड़े अंदर से नष्ट हो सकते हैं। पानी को छूना सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई डुबकी लगाता तो रक्तसागर उसे जिंदा निगल जाता। डेक पर खड़े होकर नियो ने गहरी सांस ली। ताज़ी हवा उसके फेफड़ों में प्रवेश कर गई। उसके लिए, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, रक्तसागर की हवा वसंत के बगीचे की हवा से अलग नहीं थी। अंधेरे तत्व से भरे परिवेश ने रक्तसागर की द्वेष भरी चीखों को छोड़कर नियो को शांत कर दिया। जहां तक चीखों की बात है, नियो को अंधेरे की आवाज़ों की आदत थी। उनका उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। नियो ने चीखों को अनदेखा किया और ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने अपनी सहानुभूतिपूर्ण पारलौकिकता विशेषता को सक्रिय करने की कोशिश की। एलिमेंटल्स चुप रहे, उन्होंने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया। नियो ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपना ध्यान बढ़ाया। उसकी इंद्रियां जहाज से परे और आसपास की ऊर्जाओं में फैल गईं। परिणाम नहीं बदले। जब उसे लगा कि वह असफल हो गया है, तभी एक शांत बूढ़ी आवाज ने उसे पुकारा। तुम्हारा कौशल कमजोर है। अपने वर्तमान स्तर पर तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। उच्च तत्व सांद्रता वाले वातावरण में मौजूद रहना चाहिए और तत्व आपसे बात करने के लिए तैयार होने चाहिए। केवल तभी तुम हमसे बात कर सकते हो जब तुम्हारा कौशल सफलतापूर्वक सक्रिय हो। नियो के चारों ओर प्रकाश के चांदी के कण तैर रहे थे।
अंतरिक्ष, उसने बुदबुदाया। तुम शिफ्ट पॉइंट के करीब हो, इसलिए हम बात कर सकते हैं। शिफ्ट पॉइंट वह जगह थी जहां अंतरिक्ष मुड़ता था, दुनिया और आयामों को एक साथ जोड़ता था। स्वाभाविक रूप से इसमें अंतरिक्ष तत्वों की उच्च सांद्रता थी। नियो उनसे बात करना चाहता था और अधिक समझना चाहता था, लेकिन अचानक उसके सहानुभूतिपूर्ण पारलौकिकता कौशल का आउटपुट उतार चढ़ाव करने लगा। कनेक्शन एक बुझती हुई मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रहा था। कौशल का प्रभाव कमजोर हो रहा था। हमारा वादा याद रखना, बच्चे। स्पेस एलिमेंटल की आवाज़ धीमी पड़ने लगी। रात में घुलने से पहले चांदी के कण कांपने लगे। हमारे प्रियजन की मदद करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें एक और उपकार देंगे। आपके फूल के लिए एलिमेंटल, हम उनसे बात करने में तुम्हारी मदद करेंगे। उनकी आवाज़ें गायब हो गईं, पीछे केवल चीखती हवाएं और बुदबुदाता समुद्र रह गया। नियो ने फिर से अपने कौशल का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसे चुप्पी का सामना करना पड़ा। उसकी आंखों के सामने एक सूचना दिखाई दी। सहानुभूतिपूर्ण पारलौकिकता। प्रगति 10%, 12%। कौशल पर उसका नियंत्रण बढ़ गया था। हालांकि इसे सक्रिय करना अभी भी साबुन की असंभव रूप से फिसलन वाली पट्टी को पकड़ने की कोशिश करने जैसा महसूस हुआ। नियो ने अपनी भौहों को मालिश किया। स्पेस मुझे अन्य एलिमेंटल से बात करने में मदद करेगा। क्या इसका मतलब यह है कि वे अन्य एलिमेंटल से मेरी बात सुनने के लिए कहेंगे? उसने भौहें सिकोड़ीं। क्या अन्य एलिमेंटल स्पेस की बातों का पालन भी करेंगे? स्पेस एलिमेंटल्स काफ़ी बुद्धिमान लग रहे थे। एयर के विपरीत, जो केवल शरारत करना जानता था, और वाटर, जो सुस्ती से भी आलसी था, स्पेस परिपक्व था और बात करने को तैयार था। अगर यह मेरी मदद मांगने के लिए इतना बेताब है, तो इसका प्रिय व्यक्ति बहुत बड़े खतरे में होगा। जब वह विचारों में डूबा हुआ था, तो उसने महसूस किया कि कोई डेक में प्रवेश कर रहा है। मुझे आशा है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, ओलिविया ने कहा। ये ठीक है, मैं केवल इधर उधर देख रहा था, नियो ने उसका सामना करते हुए उत्तर दिया। उसकी निगाह क्षितिज की ओर झिलमिला रही थी, जहां समुद्र अप्राकृतिक रूप से हिल रहा था। लगता है कि हम शिफ्ट पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। यह अच्छी खबर है। जितनी जल्दी हम अपने स्थान पर पहुंचेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपना मिशन पूरा कर पाएंगे। वह उसके बगल में खड़ी हो गई, अपने हाथों को रेलिंग पर टिकाकर दूरी को देखती रही। अपने शांत और परिपक्व व्यवहार के बावजूद उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी, और उसने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं। नियो ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, हालांकि उसकी हरकतों ने उसे चिढ़ा दिया। क्या है? उसने पूछा। क्षमा करें, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पा रही हूँ, ओलिविया ने अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। आप चिंतित क्यों हैं? नियो ने फिर पूछा। ओलिविया ने सहज रूप से प्रश्न को खारिज करना चाहा, अपना मुंह खोला। हालांकि जब उसने नियो की निगाहों के पीछे परिपक्वता देखी तो वह रुक गई। यह उसकी उम्र के बच्चे के लिए अस्वाभाविक था। श्रेष्ठ, अंडरवर्ल्ड का वारिस। दोनों पद शानदार लग रहे थे, लेकिन उन तक पहुंचना या उन्हें संभालना आसान नहीं था। खरबों में से हर 300 साल में केवल एक ही देवता श्रेष्ठ तक पहुंचता है। ये तथ्य अकेले ही मार्ग की कठिनाई के बारे में बहुत कुछ बताता है। और अंडरवर्ल्ड, यहाँ तक कि श्रेष्ठ देवता भी उस मनहूस जगह पर पैर रखने से हिचकिचाते थे। फिर भी नियो, एक अमर, ने कई बार वहां का दौरा किया होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह जितना होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा परिपक्व था। आह भरते हुए ओलिविया ने ईमानदार होने का फैसला किया। लियोनोरा कैसी है? उसने धीरे से पूछा। नियो की अभिव्यक्ति अस्पष्ट रही। मृतकों के मामलों को उजागर करने की अनुमति नहीं है। मैं समझ गया। ओलिविया की आंखों में उदासी की एक झलक झलक रही थी। वह दुखी होकर मुस्कुराए, अपना सिर नीचे किया और अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश की जो आने वाले थे। उसके कंधे तनावग्रस्त हो गए। नियो ने उसे चुपचाप देखा। तुमने उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने अचानक पूछा। तुम्हारे कबीले के टाइम मैज लियोनोरा को बचा सकते थे। उसे पहले से ही जवाब पता था, लेकिन उसने फिर भी पूछा। कभी कभी लोगों को अपने अंदर दबी हुई चीज़ों को बाहर निकालने के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है, और अगर उसके मिशन पार्टनर की मानसिक स्थिति खराब हो तो यह उसके लिए कोई अच्छा नहीं होगा। एक अविश्वसनीय सहयोगी एक सक्षम दुश्मन से भी बदतर होता है। मुझे लगता है कि आपको ये बताना ठीक है, ओलिविया ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए कहा। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने आप को संभाला। हमारे कबीले को भविष्य का एक दृश्य मिला, एक युद्ध का। इसने सब कुछ निगल लिया, कुछ भी नहीं बचा। देव कबीले गिर गए, डेमीगॉड का वध कर दिया गया। उसकी उंगलियां कांप उठीं और उसने उन्हें मुट्ठी में कस लिया। यह एक भयानक दृश्य था। उसने अपनी आंख को ढकने के लिए हाथ उठाया, मानो यादें मिटने से इनकार कर रही हों। ये रक्तसागर युद्ध होना चाहिए, नियो ने कहा। शायद ये था। हमें अभी भी बहुत से उत्तर नहीं मिले हैं। उस दृश्य ने हमें जो दिखाया वह ये था कि कोई भी जीवित नहीं बचेगा। न मैं, न मेरा परिवार, न ही कोई व्यक्ति।
उनके आसपास की हवा भारी लग रही थी। रक्त सागर की दूर की चीखें उठती गिरती रहीं, जो रक्त सागर की भयानक बुदबुदाहट के साथ मिल गईं। ओलिविया की रेलिंग पर पकड़ मजबूत हो गई। और वह ओलिविया का गला भर आया। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान छा गया, दुख, पछतावा, अपराधबोध। उसने अपनी आवाज़ में कांप को दबाने की कोशिश करते हुए अपना जबड़ा भींच लिया। हम डर गए। देवकुलों ने उन्मत्तता से खोज की। उन्होंने भविष्य को खतरे में डालने वाली किसी भी चीज़ को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन दृष्टि नहीं बदली। इसलिए वह बोलने में संघर्ष कर रही थी, ये जानते हुए कि उसने क्या किया है। हमने लियोनोरा को मरने दिया। अंडरवर्ल्ड सुरक्षित है, जीवित लोगों की दुनिया से कहीं ज्यादा सुरक्षित। मृत्यु का सम्राट, सबसे शक्तिशाली देवता, वहां रहता है। कोई भी जानवर और कोई भी राक्षस उस जगह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर लियोनोरा वहां पैर जमा सकती थी, युद्ध में मरने के बाद अरबों लोगों के अंडरवर्ल्ड में आने से पहले और मृतकों की भूमि और अधिक अराजक हो जाने से पहले, तो वह एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में शांति से रह सकती थी। वह वहां सुरक्षित रहेगी, ओलिविया ने कहा। नियो रेलिंग के सहारे झुक गया। क्या इसीलिए तुमने ग्रिम रीपर्स को रिश्वत दी? वह हंसा। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसे एक श्वास मंत्र दिया। एक आत्मा शिकारी को श्वास मंत्र देना पूरी तरह से एक ग्रिम रीपर के अधिकार क्षेत्र में था। उन्हें अपने उत्तराधिकारी चुनने की अनुमति थी और वे किसी का भी पक्ष ले सकते थे। ओलिविया चुप रही। उसका मन चिंताओं से भरा हुआ था। क्या उसकी बेटी ठीक से खा रही थी? क्या वह अंडरवर्ल्ड के कठोर वातावरण में समायोजित हो गई थी? भले ही यह उसके भविष्य की सुरक्षा के लिए था, क्या उसे अंडरवर्ल्ड में रहने देना वास्तव में ठीक था, जब महान देवता भी उस जगह से डरते थे? मृत्यु के मंदिर के टेम्पलर ने उसे आश्वस्त किया था कि अंडरवर्ल्ड की अफवाहें अतिरंजित थीं, कि यह उतना बुरा नहीं था जितना सभी ने बताया था। हालांकि ओलिविया चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाए। ये योजना खतरनाक थी। यही कारण है कि उन्होंने पहले कभी लियोनोरा को अंडरवर्ल्ड भेजने की कोशिश नहीं की थी। जब लियोनोरा की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई, तभी उन्होंने इसे लागू करने का फैसला किया। लियोनोरा नहीं चाहेगी कि तुम इस तरह रो, नियो ने कहा। ओलिविया भले ही महान देवता हो, लेकिन वह एक माँ भी थी। वह और उसका पति हमेशा अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करते थे। लियोनोरा के अंडरवर्ल्ड में होने के विचार से ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिलों को चीर दिया जा रहा हो। नियो चुप रहा। उसने ओलिविया को उसकी भावनाओं में डूबने दिया। जब दोनों चुपचाप खड़े थे, नियो ने महसूस किया कि अंतरिक्ष तत्वों की संख्या बढ़ रही है। उसके चारों ओर प्रकाश के चांदी के कण टिमटिमा रहे थे, धुंधली हवा में जुगनू की तरह बह रहे थे। देख के दरवाजे चरमरा कर खुले और पर्सिवल और निकोलस अंदर आ गए। ओलिविया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, इससे पहले कि वे उसकी परेशानी देख पाते। हम शिफ्ट पॉइंट के पास हैं, पर्सिवल ने कहा, जब उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। अचानक रक्त सागर से आ रही चीखें गायब हो गईं गुरुत्वाकर्षण के साथ। जहाज नीचे गिर गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वे हमेशा हवा में थे और अब आसमान से गिर रहे हैं। फिर एक बहरा करने वाली छप के साथ जहाज वापस रक्त सागर में जा गिरा। पूरी प्रक्रिया में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। इससे उनके शरीर में तेज झटका लगा, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शिफ्ट पॉइंट का इस्तेमाल करना खतरनाक था। अभी वे भाग्यशाली थे। उनका जहाज दूसरी दुनिया के रक्त सागर में सीधी स्थिति में गिर गया था। सबसे खराब स्थिति में जहाज रक्त सागर में डूबा हुआ दिखाई दे सकता था। यह एक त्वरित विनाश होता। टार्टारस कहाँ है? पर्सिवल ने अपनी दिशाएं समेटने के बाद पूछा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हम गलत जगह पहुंच गए हैं? आर्टेमिस का आशीर्वाद कहता है कि यह निकट है, ओलिविया ने उत्तर दिया। आशीर्वाद ने उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता खोजने की अनुमति दी। आशीर्वाद ने उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग खोजने की अनुमति दी। ये तभी काम करता था जब गंतव्य आशीर्वाद उपयोगकर्ता के समान दुनिया में होता था। ओलिविया ने वेफ्रक को सक्रिय किया, जो आर्टेमिस के आशीर्वाद द्वारा दी गई क्षमताओं में से एक है। जब वह सीधे आगे की ओर इशारा करती थी, तो उसकी उंगलियों पर एक हल्की चमक दिखाई देती थी। मुझे वहां रक्त सागर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पर्सिवल ने भौहें सिकोड़ते हुए उत्तर दिया। नियो ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। सहज ज्ञान से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ा और ओलिविया द्वारा बताई गई दिशा में अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली एक अदृश्य सतह से टकराए। यहाँ कुछ है। यह एक अवरोध जैसा लगता है। हालांकि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। पर्सिवल ने नियो के समान ही अपना हाथ घुमाया। उसकी उंगलियां खाली हवा को पकड़ रही थीं। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शायद ये केवल नकारात्मक कर्म वाले लोगों पर ही प्रतिक्रिया करता है। नियो ने फिर से अदृश्य बाधा के खिलाफ अपना हाथ दबाया। यह एक भौतिक बाधा थी। जब तक वह इसे छू सकता था, वह इसे तोड़ सकता था। उसकी उंगलियां अदृश्य सतह में धंस गईं। उसने अपने हाथों को जकड़ा और इसे अलग कर दिया।
अंतरिक्ष में एक दरार खुल गई, जिससे उसके परे एक भूमि दिखाई दी। चलो अंदर चलते हैं। नियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के आंसू के माध्यम से कदम बढ़ाया। जिस क्षण वह पार हुआ, एक ताज़ा हवा ने उसका स्वागत किया। उसने चारों ओर देखा। उसके सामने रेत का एक विशाल विस्तार फैला हुआ था, किनारे पर काले पानी की लयबद्ध लहरें थीं। रक्त सागर अभी भी रेतीली जमीन के बिल्कुल किनारे पर मौजूद था। अचानक नियो की रक्त रेखा पर दिबफ थोड़ा कमजोर हो गया। उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। ये लचीलापन कौशल का काम नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही नियो ने ध्यान केंद्रित किया, ये समझने की कोशिश की कि क्या बदल गया है, उसे एक आश्चर्यजनक सत्य का एहसास हुआ। टार्टस के रहने की दुनिया और टार्टस के अंडरवर्ल्ड एक ही थे। चूंकि नियो खड़ा था, जो एक ही समय में अंडरवर्ल्ड और रहने की दुनिया दोनों था, उसका डिबफ आंशिक रूप से हटा दिया गया था। तुम किस बारे में इतना सोच रहे हो? पर्सिवल ने आते ही पूछा। जब तक ओलिविया और निकोलस अंदर आए, अंतरिक्ष में आंसू गायब हो गए। नियो ने उस जगह की जांच करने के लिए मुड़कर देखा जहां से वे आए थे। अवरोध गायब हो गया था, पूरी तरह से मिट गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। उसने अपनी नज़र वापस समूह पर घुमाई। लगता है कि हमें वापस लौटने का कोई और रास्ता खोजने की ज़रूरत है। अभी के लिए चलो का स्वॉर्ड सेंट की तलाश करते हैं। नियो ने वेफरर को सक्रिय किया। उसके दिमाग में एक अजीब सी सनसनी उठी, जैसे कि कोई गंतव्य के लिए पूछ रहा हो। स्वॉर्ड सेंट केन विलियम्स। प्रतिक्रिया तत्काल थी। चांदी के रंग का एक निशान, जो केवल नियो को दिखाई दे रहा था, उसके सामने प्रकट हुआ। यह एक मार्गदर्शक धागे की तरह दूर तक फैला हुआ मन चमक रहा था। नियो और अन्य लोगों ने सिर हिलाने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वे अंतर्देशीय मार्ग पर आगे बढ़े। परिदृश्य धीरे धीरे बदल रहा था। विशाल तटरेखा घनी वनस्पतियों से भर गई और जल्द ही वे एक जंगल में चले गए। मोटे, टेढ़े मेढ़े तने वाले ऊंचे पेड़ उनके ऊपर मंडरा रहे थे। उनकी फैली हुई छतरियों ने अधिकांश सूर्य की रोशनी को रोक दिया। नम मिट्टी और प्राचीन लकड़ी की घनी गंध हवा में फैल रही थी। जंगल के चारों ओर शक्तिशाली राक्षसों की उपस्थिति मौजूद थी। अभी के लिए नियो और अन्य लोगों ने राक्षसों को अनदेखा किया और आगे बढ़ते रहे। जंगल को पार करने के बाद वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे। बीच में एक छोटी सी साधारण सी झोपड़ी खड़ी थी। वे कुछ दूर पर ही रुक गए। मैं जाकर देखूंगा। अगर यह सुरक्षित है तो मैं आप सभी को एक संकेत दूंगा, नियो ने कहा। एक संकेत? कैसे? ओलिविया ने उससे चिंतित होकर पूछा। नियो ने एक कमज़ोर इंटेंट क्लोन बनाया और उसे उनके पास छोड़ दिया। चूंकि वह क्लोन के जरिए संवाद कर सकता था, इसलिए ये सूचना प्रसारित करने का एक प्रभावी साधन बन सकता था। ये तय करने के बाद वह झोपड़ी के पास पहुंचा। उसके स्पर्श से दरवाज़ा चरमराकर खुल गया। अंदर जगह बंजर थी। बीच में सिर्फ एक लकड़ी की मेज़ खड़ी थी। एक लड़की, जो 20 की उम्र के आसपास की लग रही थी, मेज़ पर बैठी थी। उसके बालों का एक हिस्सा आधा काला था और दूसरा आधा पीला सुनहरा। उसकी सुनहरी आंखें उसके हाथों में भाप से भरे कप पर टिकी हुई थीं। जब नियो अंदर आया तो उसने धीरे से अपनी नज़र उठाई। केन कहाँ है? मैं उसे यहाँ नहीं देख रहा हूँ, नियो ने सवाल किया। वेफरर के अनुसार केन को यहाँ होना चाहिए था। लड़की, जो अभी भी लकड़ी की मेज़ पर बैठी थी, ने अपनी एक उंगली से अपने कप के किनारे को छुआ। वेफरर उतना सटीक नहीं है जितना तुम सोचती हो। अगर तुम जानती हो कि यह कैसे काम करता है तो इसे धोखा देने के बहुत सारे तरीके हैं, उसने शांति से जवाब दिया। मैं समझ गया। जब नियो को एहसास हुआ तो उसने बोलना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या तुमने अभी अभी मेरे मन की बात पढ़ ली? मैंने पढ़ ली। उसकी सुनहरी आंखें उसकी आंखों पर टिकी रहीं। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए पूछा। नियो के जवाब का इंतजार किए बिना उसने कप को एक हल्की खनक के साथ नीचे रखा और अपनी तलवार को पकड़ा। झोपड़ी के अंदर की हवा बदलती हुई लग रही थी। मास्टर ने कहा कि उन्हें ऐसे लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है जो बोझ बनने के लिए कमज़ोर हैं, उसने एक सहज गति से खड़े होते हुए कहा। उसकी उपस्थिति का भार भारी होता गया और वातावरण दमघोंटू हो गया। इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा परीक्षण करने आया हूँ। नियो की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लड़की ने अपनी आभा छोड़ दी। एक अदृश्य ज्वार की लहर की तरह कमरे पर एक बल टूट पड़ा, जिसने लकड़ी की दीवारों को हिला दिया और खुले दरवाजे से हवा का झोंका भेजा। उसकी उपस्थिति का भार नियो को कुचलने की धमकी दे रहा था। ये सिर्फ भारी नहीं था, उसकी आभा में कुछ और भी बुरा था। लड़की की उपस्थिति में सूजन लग रही थी। जब वह नियो को घूर रही थी तो उसकी सुनहरी आंखें ठंडी ठंडक के साथ चमक रही थीं। ड्रैगन का डर। उनके नीचे जमीन कांप रही थी। हवा घनी हो गई, मुड़ गई और मुड़ गई, मानो अंतरिक्ष खुद उसकी इच्छा के अनुसार झुक गया हो। नियो के मन में एक आदिम भय घुस गया।
मुझे लगता है कि इतना समय काफ़ी होना चाहिए, नियो ने शांति से पूछा। लड़की झेप गई। वह उसकी क्षमता ड्रैगन फियर से अप्रभावित लग रहा था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट। तुम ठीक कैसे हो? उसने पूछा। जबकि हमला शक्तिशाली था, यह एक मानसिक हमला था और मैं एक डार्कनेस उपयोग करता हूँ। मेरा दिमाग बहुत तेज है। एवा ने उसे तनावपूर्ण नज़र से देखा। एक मजबूत दिमाग। यह असामान्य नहीं था। टाटस पर लगभग हर किसी के पास ये था। उसकी क्षमता उन सभी पर काम करने वाली थी। इसने मजबूत लोगों को तोड़ दिया था, योद्धाओं को कांपते हुए मलबे में बदल दिया था। फिर भी नियो, उसने इसे कुछ भी नहीं की तरह टाल दिया। अचानक एक तीसरी परिचित आवाज़ कमरे में गूंज उठी। अच्छा काम एवा, मैं यहाँ से इसका ख्याल रखूंगा। दूसरी कुर्सी के चारों ओर की जगह पानी में एक अशांत प्रतिबिंब की तरह लहराई, एक आदमी को प्रकट किया जो अब तक अदृश्य था। मैं अदृश्य नहीं था, मैं एक छद्म अंतराल में था, आदमी केन ने नियो के विचारों को पढ़कर कहा। सहज रूप से नियो ने किसी को भी उनके अंदर झांकने से रोकने के लिए अपने विचारों को छिपा लिया। ओह, तुम ऐसा कर सकते हो? केन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसके उलझे हुए भूरे बाल और लापरवाह मुस्कान स्पष्ट रूप से परिचित थे। वह नियो को याद किए गए उम्र से ज्यादा नहीं लग रहा था, अगर कुछ भी था तो वह छोटा लग रहा था। मुझे अपनी बेटी के टेस्ट के लिए खेद है। मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। अब तुम अपने दोस्तों को बुला सकते हो। केन की उंगलियों के एक झटके से बंजर कमरा बदल गया। सादी लकड़ी की दीवारें खिसक गईं और फैल गईं। कुछ ही क्षणों में साधारण झोपड़ी एक आलीशान 2 मंजिला घर में बदल गई। केन अब एक आलीशान सोफे पर आराम से बैठ गया, जबकि एवा चाय बनाते हुए रसोई में गायब हो गई। नियो दरवाजे के पास खड़ा रहा। उसे मेरी याद नहीं है। नियो को इस परिणाम की उम्मीद थी। उसने इसके लिए तैयारी की थी। उसने खुद से कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केन जीवित था, यही काफ़ी था। लेकिन यहाँ खड़े होकर उसे मुस्कुराते हुए और ऐसे बोलते हुए देखना जैसे वे अजनबी हों, नियो के दिल को जकड़ रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि क्यों। उसे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था, लेकिन वह दुखी था। अन्य 3 जल्लाद घर में दाखिल हुए। बैठ जाओ, केन ने कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने सिर हिलाया और उसके शब्दों का पालन किया। एवा रसोई से लौटी, चाय की ट्रे लेकर। उसने कपों को मेज पर रखते समय धीरे से खनकाया। गर्म चाय की चुस्की लेते हुए समूह ने बातचीत की। तुम लोग यहाँ क्यों हो? केन ने पूछा। उसने अपना कप नीचे रखा और समझाया। टार्टारस और बाहर की किसी भी चीज़ के बीच संपर्क शायद ही संभव हो। इसलिए मुझे तुम्हारी वर्तमान स्थिति और इस जगह पर तुम्हारे आने का कारण नहीं पता। मैं अरेस के भगवान के हथियार और उसकी लाश के लिए यहाँ आया हूँ, अगर संभव हो तो। पवित्र खजाना, उन्हें टार्टारस छोड़ने में मदद करने के लिए। तुम टार्टारस छोड़ सकते हो। केन की भौहें उठीं और उसने अपनी नज़र ओलिविया की ओर घुमाई। हाँ, यह आश्चर्यजनक है। केन अपनी बाहों को क्रॉस करते हुए थोड़ा पीछे झुका। तुम्हें उस क्षमता को छिपाना चाहिए। अगर टाटस में किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो वे इसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे। टाटस उच्च नकारात्मक कर्म वाले लोगों के लिए एक जेल था। इसके अधिकांश निवासी डार्कनेस के उपयोगकर्ता थे। डार्कनेस की अनूठी प्रकृति ने एक क्रूर समाज को आकार दिया था जहां लोग अपने विरोधियों को आंकड़ों, कौशल, वंश परंपराओं और बहुत कुछ के लिए खा जाते थे। मैं इसे ध्यान में रखूंगी। ओलिविया ने सिर हिलाया। तुम्हारे बारे में क्या? केन की आंखें नियो पर टिकी थीं। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने इरादे के आउटपुट को बढ़ाया, अनगिनत नकली इरादे बुनकर और अपने असली विचारों को उनके साथ लपेटकर। मैं यहाँ रक्त सागर युद्ध को रोकने के लिए हूँ। नियो ने केन को अपना असली मिशन बताने की योजना बनाई, एवरविच वायलेट को खिलने में उसकी मदद मांगना। लेकिन उस बातचीत को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वे अकेले नहीं थे, जल्लादों की चौकस आंखों से दूर। तुम्हारे बारे में क्या? तुम अभी तक हमारी दुनिया में क्यों नहीं लौटे? पर्सिवल ने पूछा। जिस अपरिचित तरीके से उसने केन से बात की, उसने नियो को भौहें सिकोड़ दीं। अपोलो और केन को एक दूसरे को जानना चाहिए। अपोलो ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है जैसे यह उनकी पहली मुलाकात है? मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। टाटस किसी को भी एक बार पकड़ लेने के बाद उसे जाने नहीं देता। ईमानदारी से, मुझे संदेह है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। केन ने कंधे उचका दिए जैसे कि उसे इससे कोई परेशानी नहीं हो। अगर मैं जा भी सकता तो भी नहीं जाता, उसने आगे कहा। मुझे यहाँ कुछ काम है। बेशक, मैं अपने साथी स्वदेशवासियों की उनके काम में मदद करूंगा जब तक कि यह बहुत बेतुका न हो। लेकिन पहले चलो नाश्ता करते हैं। हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जब तक तुम खा सकते हो, खा लो। केन ने अपने हाथ की एक सहज लहर के साथ पर्सिवल को बीच में रोका। मेरा विश्वास करो, यही एकमात्र समय है जब तुम कुछ शांति पा सकते हो। अरेस का ईश्वरीय हथियार लेना आसान नहीं होगा। तुम्हें पता है कि यह कहाँ है? हाँ, मैं जानता हूँ।
मेरे पास तुम लोगों को पवित्र खजाना और इस नरक से बाहर निकलने का टिकट पाने में मदद करने का एक तरीका भी है। एकमात्र समस्या यह है कि केन चुप हो गया। उसकी उंगलियां लकड़ी की सतह पर बेकार में टैप कर रही थीं, इससे पहले कि वह अपनी थोड़ी से न्यू की ओर इशारा करता। रक्तसागर युद्ध। चूंकि तुम इसे रोकने के लिए यहाँ आए हो, तो मुझे लगता है कि युद्ध टाटस और पृथ्वी के बीच होगा। हाँ, नियो ने उत्तर दिया। केन ने आह भरी। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होने वाला है और इसे कैसे रोका जाए, उसने स्वीकार किया। वास्तव में, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास युद्ध शुरू करने की क्षमता है। समस्या यह है कि वे कभी युद्ध शुरू नहीं करेंगे। जब वह बोल रहा था, एवा अपने हाथों में भोजन की एक ट्रे को संतुलित करते हुए कमरे में दाखिल हुई। जब उसने लकड़ी की प्लेटें रखीं, तो वे धीरे से खड़खड़ाने लगीं। ताज़े तैयार व्यंजनों से भाप उठ रही थी। जब वह परोस रही थी, तो वह चुपके से नियो की ओर देख रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? ओलिविया ने पूछा। केन ने आगे बोलने से पहले अपने कप से धीरे धीरे घूंट लिया। टारटारस एक नरक है। मजबूत लोग कमजोर लोगों को खाते हैं और मजबूत होते जाते हैं। वे तब तक मजबूत होते रहते हैं जब तक कि वे अंधेरे से अपना दिमाग खोकर उत्पात मचाना शुरू नहीं कर देते। ये हर 1 या 2 दशक में होता था। फिर ड्रैगन कबीले प्रकट हुए और लगातार होने वाले उत्पात को रोका। ऐसा करने के लिए उन्होंने लोगों को अपना वंश दिया और इसका इस्तेमाल टारटारस पर शासन करने के लिए किया। ये रक्तसागर युद्ध से कैसे संबंधित है? ओलिविया ने पूछा। वह स्पष्ट रूप से आगामी युद्ध को रोकने का कोई तरीका खोजने के लिए उत्सुक थी। केन आगे झुका, क्योंकि वह उसके शब्दों पर विचार कर रहा था। ब्लड ड्रैगन कबीले के कुलपति जानवरों को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें रक्तसागर से अभेद्य बना सकते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए। अगर कोई रक्तसागर से आप पर हमला करता है, तो उसे रक्त ड्रैगन कबीले की मदद की ज़रूरत होगी। इसका मतलब होगा कि रक्त ड्रैगन कबीला। आप जो भी सोच रहे हैं वह गलत है। रक्त ड्रैगन कबीला टारटारस में विवेक के साथ बची हुई एकमात्र जगहों में से एक है। वे युद्ध शुरू करने और किसी दूसरे ग्रह का नरसंहार करने जैसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास सबूत हैं कि युद्ध जल्द ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि युद्ध क्यों होगा और इसे कैसे रोका जाए। उसके जवाब ने सभी को भौंचक्का कर दिया। नाश्ता जारी रहा और केन ने छोटी छोटी बातें की, उन्हें टाटस की स्थिति के बारे में समझाया। टारटारस में हर कोई, सिवाय उन लोगों के जो यहाँ पैदा हुए हैं, अपने विश्व के विश्वकोर से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। उन्हें परवाह नहीं है कि टाटस का विश्वकोर नष्ट हो जाए, परसिवल ने कहा। आप सही हैं। यहाँ हर कोई टाटस में रहना पसंद नहीं करता। उनमें से ज़्यादातर लोग बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। सबसे आसान विकल्प है टारटारस के विश्वकोर को नष्ट कर दो। ओलिविया ने उसके शब्दों को पूरा किया। तो फिर यहाँ पैदा हुए लोगों का क्या? उनका कोर टाटस के विश्वकोर से जुड़ा होगा। उन्हें हर कीमत पर टाटस की रक्षा करनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग विश्वकोर के बारे में इतना कुछ जानते हो। केन ने मजाक किया, फिर समझाया। अतीत में दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुए हैं। कुछ लोग टाटस के वर्ल्ड कोर को ढूंढकर नष्ट करना चाहते थे और इस नरक से बचना चाहते थे, जबकि अन्य उन्हें रोकना चाहते थे। जब तक 7 ड्रैगन कबीले प्रकट नहीं हुए, तब तक दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम नहीं हुआ। केन ने अपना खाना चबाया और फिर कहा, टाटस में सभी का वर्तमान उद्देश्य इसके वर्ल्ड कोर को ढूंढना है। उसके बाद वे वर्ल्ड कोर को उन्हें वापस भेजने के लिए मजबूर करेंगे। जल्लादों ने भौहें सिकोड़ी। केन ने जिस तरह से अपने स्पष्टीकरण को शब्दों में व्यक्त किया, उससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई। कोई नहीं जानता कि वर्ल्ड कोर कहाँ है। ओलिविया ने पूछा, उम्मीद करते हुए कि ऐसा नहीं होगा, अन्यथा उनके मिशन की कठिनाई बढ़ जाएगी। दुर्भाग्य से नहीं, केन ने अपना सिर हिलाया। वर्ल्ड कोर ने अपने जीवन की रक्षा के लिए खुद को छिपा लिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये समझाने की ज़रूरत है कि उसने ऐसा क्यों किया। सभी ने सिर हिलाया। चूंकि टाटस ने अपने निवासियों को अंदर बंद रखा था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे भागना चाहते थे और ऐसा करने के लिए कोर को नष्ट करने की योजना बनाई। नाश्ता समाप्त हो गया। एवा बर्तन रसोई में ले गई। वहाँ उसने मेहमानों के लिए मिठाई लाने से पहले उन्हें तुरंत साफ करने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया। हमारे कार्यों के बारे में क्या? परसिवल ने पूछा। याद है मैंने वर्ल्ड कोर के स्थान को न जानने के बारे में क्या कहा था? वास्तव में हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा है कि यह कहाँ है। केन खड़ा हुआ और कमरे के अंदर चला गया। उसने कलम और कागज़ निकाला और उस पर एक आरेख बनाया। दुष्स्वप्न का रसातल, ये वहाँ छिपा है। वह क्या है? ओलिविया की भौहें सिकोड़ते हुए केन ने और विस्तार से बताया। इसे एक कालकोठरी के रूप में सोचें, लेकिन बड़े पैमाने पर। यह पूरी दुनिया से बड़ा है और इसमें कई मंजिलें हैं। कालकोठरी। ओह, मेरी गलती, मैं भूल गया कि तुम लोग नहीं जानते कि कालकोठरी क्या होती है। केन ने ठहाका लगाया। मेरे समय में लगभग सभी जानते थे कि कालकोठरी क्या होती है।
केवल नियो समझ पाया कि केन उन कालकोठरियों के बारे में बात कर रहा था जो लाइट नॉवेल और एनीमे में दिखाई देती थीं। इसे एक ऐसी जगह के रूप में सोचे जहां भीड़ के राक्षस, बेहद शक्तिशाली राक्षस और ऊर्जा की उच्च सांद्रता के कारण पैदा होने वाले प्राकृतिक खजाने पाए जाते हैं, केन ने समझाया। उन्होंने आरेख के चारों ओर 7 प्रतीक बनाए। आप लोग किस्मत वाले हैं। 9वां ग्रैंड एक्सपीडिशन 1 सप्ताह में दुष्वप्न के रसातल में प्रवेश करेगा। यदि आप थोड़ी और देर से पहुंचते तो आपको अकेले ही उस स्थान में प्रवेश करना पड़ता। ग्रैंड एक्सपीडिशन का गठन 7 ड्रैगन कुलों की सबसे शक्तिशाली ताकतों को मिलाकर किया गया था। उनका लक्ष्य दुष्वप्न के रसातल में प्रवेश करना, उसका नक्शा बनाना, उसके वातावरण को रिकॉर्ड करना और उनका मुख्य लक्ष्य उसके भीतर छिपे विश्वकोर का पता लगाना था। पिछले सभी 8 ग्रैंड एक्सपीडिशन का अंत भयानक रहा था। उनमें से कोई भी विश्वकोर का पता नहीं लगा सका। उनकी भयावह हार के कारण ही बचे हुए लोगों ने इस स्थान का नाम दुष्वप्न के रसातल रखा। टाटस के पार से सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं का सावधानीपूर्वक चयन करने के बाद 9वां एक्सपीडिशन बनाया गया था। इसकी तैयारी में ही 500 साल लग गए थे। तुम लोग उनके साथ जाओगे। मैं तुम्हें उनके नेता से मिलवाऊंगा और अभियान में शामिल होने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम उनके साथ सुरक्षित रहोगे और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन कबीले तैयार हैं। इस बार अभियान सफल होगा। केन के शब्द स्पष्ट थे। पर्सिवल को आखिरकार समझ में आ गया कि केन ने क्यों कहा था कि उन्हें आज के बाद कभी भी आराम नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि हम अभियान में शामिल हों तो मुझे लगता है कि एरेस का गॉड वेपन और पवित्र खजाना दोनों वहां हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम एक ही समय में अभियान में मदद करें? पर्सिवल की बात सुनकर केन हंसा। मुझे हंसने के लिए खेद है, लेकिन हाँ, एरेस के गॉड वेपन जैसा कुछ चौथे ग्रैंड एक्सपीडिशन द्वारा पीछे छोड़ी गई जानकारी में दर्ज किया गया था। मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पवित्र खजाने के लिए चून की विश्वकोर वहां है, इसलिए ये भी वहां होना चाहिए। जब एवा मिठाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लेटें हटा रही थी तो उसने खुद से कहा, अभियान में मदद करना। मुझे उन लोगों से कुछ बेहतर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी जो स्वेच्छा से टाटस में प्रवेश करते हैं। उसकी बात सुनकर पर्सिवल ने अपना सिर झुका लिया। क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गड़बड़ थी? क्या ड्रैगन कबीले बाहरी लोगों का विरोध करते हैं? शायद ही। वास्तव में वे बाहरी लोगों का स्वागत करते हैं। समस्या यह है कि केन ने उन चारों की ओर देखा। ओलिविया और निकोलस अभियान में शामिल हो सकते हैं। ताकत के मामले में वे शीर्ष बलों के आसपास कहीं नहीं होंगे, लेकिन वे काफी अच्छे होंगे। हालांकि आप दोनों वहां एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगे, केन ने कहा। हमारे साथ क्या समस्या है? पर्सिवल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या समस्या है? केन आश्चर्यचकित लग रहा था। मुझे मत बताओ कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम दोनों के साथ क्या गलत है। उसने पर्सिवल को घूरा। तुम एक शीर्ष एम्पायरियन हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी जगह पर कैसे काम करोगे जो एक्साल्टेड की सेना को परेशानी देती है? मैं अब किसी भी दिन पैरागॉन में अपनी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। और अपनी वर्तमान स्थिति में भी मैं एक्साल्टेड से लड़ सकता हूं। लड़ना ताकत में बराबर होने के समान नहीं है। कमरे का माहौल बदल गया। केन ने भौहें सिकोड़ी। पहले 3 रैंक मॉडल हैं। भले ही आप एक एम्पायरियन एक्साल्टेड से लड़ सकते हैं, जिस पर मुझे संदेह है, आप मॉडल रैंक से परे के लोगों के समान स्तर पर नहीं हैं। सिर्फ ट्रू नेम्स सुनने से ही आपकी मौत हो जाएगी। और आप एक्साल्टेड रैंक से कितनी देर तक लड़ सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, ये काफ़ी नहीं है। अभियान में सप्ताह, महीने या साल लग सकते हैं। आप अपनी सहनशक्ति के साथ वहां जीवित नहीं रह पाएंगे। उसने ठंडे स्वर में कहा। आपको अपने पूर्वज के आशीर्वाद पर भरोसा करना चाहिए जो आपको उसकी आत्मा, सनशाइन का उपयोग करने की अनुमति देता है। लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप दुष्वप्न के रसातल के भीतर सनशाइन का उपयोग कर सकते हैं? वह स्थान विशेष है। ये सनशाइन जैसी आत्मा को प्रकट होने की अनुमति नहीं दे सकता है। पर्सिवल को डांटने के बाद वह नियो की ओर मुड़ा। तुम उससे भी अजीब हो। तुम्हारे पास उसकी तरह स्पिरिट बूस्ट नहीं है और तुम ग्रेड 5 पैरागॉन हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा ताकतवर लगते हो। तुम्हारे अंदर ताकत के दूसरे स्रोत का तो कहना ही क्या। नियो हैरान था। भले ही केन इंटेंट का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन यह नियो के इस्तेमाल से बहुत दूर था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केन नियो को अलग समझ पाएगा उसके हेवन ब्रेकर होने की वजह से। तुम अपने मौजूदा स्तर पर किस रैंक से लड़ सकते हो? केन ने नियो से पूछा। ग्रेड 5 या ग्रेड 4 एक्साल्टेड। ये बमुश्किल कुछ है। एक्साल्टेड रैंक के प्रत्येक ग्रेड के बीच का अंतर पीक ग्रेड 1 पैरागॉन और नए ग्रेड 5 एक्साल्टेड के बीच के अंतर से ज्यादा है। आपकी मौजूदा लड़ाकू ताकत पर ग्रेड 3 एक्साल्टेड राक्षस आपको कुचल देंगे और बिना किसी परेशानी के आपको टूथपिक की तरह इस्तेमाल करेंगे।